नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स लेकर आए हैं, जिनमें अध्याय नंबर 8 जो कि गति से मोशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अध्याय नंबर 9 जिसमें बल और गति के नियम, न्यूटन के तीनों नियम पर आधारित प्रश्न आज हम आपको कराने वाले हैं। तो आज की क्लास में अध्याय 8 और अध्याय 9 एक साथ में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ चैप्टर्स और बच रहे हैं और बिहार जाने से पहले हम इन सभी चैप्टर्स को पूरा आपको करा देंगे। इसके अलावा बात करें तो भूगोल एमसीक्यू की क्लास आपकी चल ही रही है, वो भी क्लास 9th एनसीईआरटी का जितना आपके लिए ज़रूरी है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और साथ में एक प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से रिलेटेड पूछा गया था, जिसमें स्पेस रॉकेट और साथ में तीरंदाजी का भी ऑप्शन था। टीआरई 2 का सवाल था, उसको भी हमने लास्ट में डिस्कस किया कि उसका सही आंसर क्या होगा। चूँकि घटना चक्र और अन्य पुस्तकों में उस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही नहीं दिया गया, तो उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आज कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या है 24 रहने वाली है। 24 प्रश्न आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए, एपिसोड नंबर 31 है हमारा। क्लास 10th एनसीईआरटी आपका पहले पूरा हो चुका है, क्लास 9th आपका चल रहा है। फिजिक्स के चैप्टर्स यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। पहला सवाल अब सभी के सामने है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी का कौन सा यहाँ पर है। पहला ऑप्शन है वेग, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी है चाल, जिसको स्पीड कहते हैं। ऑप्शन सी है भार, जिसे वेट कहते हैं। तो कमेंट कीजिएगा अदिश राशि यहाँ पर उदाहरण कौन से हैं। तो बात करते हैं चाल या स्पीड की। सबसे पहले तो अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या होता है। अदिश राशि में अगर हम बात करें तो इसमें जो है केवल और केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशा इसमें नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण मैग्नीट्यूड रहता है। और जो सदिश राशियाँ होती हैं जैसे कि चाल और भार, यहाँ पर सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि की खास बात क्या होती है कि इसमें सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। आप मतलब अर्थ से समझ जाइए शब्द से, दिशा के साथ यानी सदिश। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी रहता है, परिमाण भी रहता है और दिशा भी रहती है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशियों में। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो है चाल नहीं होगा, वेलोसिटी कर लीजिए यहाँ पर। तो वेग और भार, वेग यानी वेलोसिटी और वेट की बात करें तो ये दोनों आपके सदिश राशि हैं। वेग और भार, वेलोसिटी और वेट यहाँ पर सदिश राशि हैं। क्योंकि आपसे यहाँ पर अदिश राशि पूछा गया है तो अदिश राशि का उदाहरण क्या हो जाएगा? अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा चाल। अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर आपका पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, चाल यानी कि स्पीड। इसके अलावा अदिश राशि में आपको और क्या याद रखना है, तो अदिश राशि में भार के ही समतुल्य जब आप द्रव्यमान देखते हैं तो द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान या मास। तो द्रव्यमान या मास जो होता है ये भी कैसी क्वांटिटी होता है? अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अदिश राशि का उदाहरण स्पीड और मास, ये दोनों आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसके अलावा बात करें तो चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो सेम होता है। चाल के लिए, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड का हम प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं या ओडोमीटर क्या मापता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चाल मापता है, स्पीड मापता है, दिशा डायरेक्शन मापता है, दूरी या डिस्टेंस मापता है। तो सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, जिसका इस्तेमाल दूरी या डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो ये किलोमीटर में बताता है दूरी डिस्टेंस को। तो ओडोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा दूरी या डिस्टेंस। अगला सवाल है, त्वरण एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? आपको बताना है त्वरण या एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या है। तो त्वरण या एक्सीलरेशन की बात करें तो मीटर पर सेकंड है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर चूंकि स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं टाइपिंग में, तो इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर समझिएगा, और या फिर मीटर सेकंड। क्या आंसर होगा तीसरे नंबर प्रश्न का? तो त्वरण या एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो त्वरण या एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है?
तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऐसे लिख लीजिए या फिर ms-2 लिख दीजिए। अब बात करें त्वरण की, एक्सीलरेशन की, तो ये इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी का होता है फार्मूला मीटर पर सेकंड होता है, ms-1 होता है, नीचे भी टाइम का सेकंड हो गया तो ऊपर जाके क्या हो जाता है ms-2 या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो फार्मूला होता है या SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर आपका बी है। त्वरण की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, तो त्वरण या एक्सीलरेशन एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग वेलोसिटी या परिवर्तन वेग या वेलोसिटी के परिवर्तन की माप होता है। त्वरण एक जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, तो वेग हो चाहे त्वरण हो, ये सभी के सभी जो हैं सदिश राशि के उदाहरण हैं, वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीली फॉलिंग कोई बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग कोई बॉडी है या फ्रीली फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो गति होगी, उसका जो मोशन होगा वो किस प्रकार के मोशन का उदाहरण है। असमान त्वरित नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का उदाहरण है, समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी का उदाहरण है, या फिर एक समान त्वरित यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का उदाहरण है। ये आपको बताना है। चौथे नंबर प्रश्न में क्या राइट आंसर होगा। तो कोई भी वस्तु जब समान रूप से स्वतंत्र रूप से गिरती है, फ्रीली फॉल करती है, तो उस केस में बात करें तो यह एक समान त्वरित गति का उदाहरण होती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का उदाहरण होती है। याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेग समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्र क्या दर्शाता है। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये सवाल TRE 2.0 में 6 से 8 साइंस में पूछा गया था। तो वेग समय आलेख के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो ये दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को। तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को दर्शाता है। एक्सीलरेशन को कौन दर्शाता है, तो सेम ही रहेगा। वेग समय आलेख के अंतर्गत जो यहाँ पर स्लोप होता है, जो ढलान होता है या स्लोप होता है, तो जो स्लोप या ढलान होता है वो दर्शाता है एक्सीलरेशन को, त्वरण को। तो ये अंतर है। जब आपसे क्षेत्र पूछेगा कि वेग समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्र किसको कौन दर्शाता है, तो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, विस्थापन को। और अगर आपसे पूछेगा वेग समय आलेख के अंतर्गत ढलान या स्लोप किसको दर्शाता है, तो स्लोप या ढलान जो है एक्सीलरेशन, त्वरण को दर्शाता है। ये अंतर है। तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। बीटी आलेख की बात करें तो हमें विस्थापन और त्वरण का विचार देता है। बीटी आलेख के ढलान स्लोप से हम त्वरण एक्सीलरेशन का पता लगाते हैं। बीटी आलेख के क्षेत्रफल, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इससे हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए। तो सभी प्रकार के यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड जो मोशन होते हैं, एक समान त्वरित गतियों वाले जो होते हैं, उनके लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। क्या ये सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, वक्र रेखा होता है, कर्व टाइप में होता है, या वर्ग होता है। तो छठे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ जो होता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा ही क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है। तो राइट आंसर आपका छठे नंबर प्रश्न का ए है। और यहीं पे अगर आपसे नॉन यूनिफॉर्मली मोशन पूछेगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पूछेगा, तो उस केस में वक्र होता है, कर्व होता है। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में, एक समान त्वरित गति के केस में सीधी रेखा होगा, और वहीं पर बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के केस में जो बीटी ग्राफ होगा वो कर्व होगा, वक्र के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। आपको बताना है एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण क्या है। चंद्रमा एवं पृथ्वी की जो गति होती है, चंद्रमा की गति किसके किनारे किसके चारों तरफ होती है, पृथ्वी के चारों तरफ। पृथ्वी की गति होती है सूर्य के चारों तरफ। तो ये आपको बताना है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार।
तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? तो एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो गति होती है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। राइट है आपका, ए सही है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में सर्कुलर कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा ही हो गया, तो ये भी आपका सही है। ये भी आपका एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये भी अगर हम बात करेंगे एक नियत चाल से चल रहा है कोई साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर, तो वो भी एक प्रकार से एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण। तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। राइट आंसर आपका एक से अधिक है। तीनों ही उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अगर हम बात करें एक समान वृत्तीय गति कहते किसे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, किसी सर्कुलर पथ पर एक समान चाल से चलती है, यानी एक समान स्पीड से चलती है, तो उसकी गति को, उसके मोशन को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए अब आते हैं अध्याय नंबर 9 पर, बल और गति के नियम। इसके अलावा जिन भी अभ्यर्थियों का 6 से 8 साइंस है या 9 से 10 टीजीटी साइंस है, आप सभी को इस चैप्टर में दिए गए जो भी प्रश्न हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न है वो भी आपको सॉल्व करके जाने हैं, जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिए गए हैं। बाकी पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए जितना आपको हम यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं उतने से आपका काम चल जाएगा। और जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं एनसीईआरटी में 6 से 8 और 9 से 10 के अभ्यर्थियों को सॉल्व करके जाने हैं। पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए बस ये प्रश्न देख के जाने हैं। चलिए अब आते हैं बल तथा गति के नियम पर, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, अध्याय नंबर 9, बल तथा गति के नियम से यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, 8वां नंबर प्रश्न ओवरऑल आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? न्यूटन ने लिखी है, आइंस्टीन ने लिखी है, या गैलीली ने लिखी है? किसने लिखी है? 8वें नंबर प्रश्न की बात करें तो द लिटिल बैलेंस नामक जो पुस्तक लिखी है ये गैलीलियो ने लिखी है। गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है, और गैलीलियो से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में पूरा एक बॉक्स में दिया गया है डिटेल में, जहां पर द लिटिल बैलेंस पुस्तक आपको मिल जाएगा। तो द लिटिल बैलेंस पुस्तक गैलीलियो के द्वारा लिखा गया है। गैलीलियो की 2 अन्य पुस्तक भी एनसीईआरटी में इसी बॉक्स में मेंशन है, साथ में डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट्स, तो ये दोनों पुस्तक भी गैलीलियो की हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? और इन वैज्ञानिक से पहले जो है एक आम धारणा क्या थी? आम धारणा ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन इन वैज्ञानिक ने पहली बार पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। न्यूटन है, कॉपरनिकस है, या आइंस्टीन है? कमेंट कीजिएगा 9वें नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पहली बार पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था कॉपरनिकस। राइट आंसर आपका 9 में बी है। बीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज में ये सवाल पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1610 के आरंभ में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी? इसके अलावा जो है चंद्रमा पर पहाड़ देखने का भी दावा किया था। चंद्रमा पर माउंटेन्स, पहाड़ देखने का दावा किया था। 1610 के आरंभ में अपने खुद के आविष्कृत दूरबीन के माध्यम से बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो सबसे बड़ा ग्रह है उसके 4 चंद्रमाओं की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं गैलीलियो गैलीली थे। तो ये भी जानकारी आपको बॉक्स में दी गई है जिसमें गैलीलियो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। राइट आंसर आपका बी है, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने इसके अलावा एक तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था? कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में हैं, ना कि पृथ्वी के, जो उस समय की मान्यता के विपरीत था। उस समय उल्टा माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इन्होंने जो है बताया था कि सभी ग्रह जो है सूर्य के कक्ष में हैं, ना कि पृथ्वी के कक्ष में। और जब आपसे पूछेगा सबसे पहली बार किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तब आपका आंसर कॉपरनिकस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गति के नियम लॉ ऑफ मोशन किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि जो गति के नियम है, लॉ ऑफ मोशन है, वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे आइजैक न्यूटन के द्वारा। आइजैक न्यूटन ने गति के कुल कितने नियम दिए थे? तो कुल मिलाकर 3 नियम दिए थे।
जिनके बारे में आगे प्रश्न भी देखेंगे। न्यूटन ने गति के नियम दिए कब थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्ष था 1687। 1687 में गति के नियम को पहली बार आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा 12 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा। तो न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को, दूसरे नियम को या तीसरे नियम को? तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। राइट आंसर आपका 12 नंबर प्रश्न में ए है, न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गति का प्रथम नियम कहता क्या है? तो गति का प्रथम नियम ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। तो पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी या सरल रेखा में एक समान गति से अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट में रखी है तो रेस्ट में रखी रहेगी जब तक उस पर हम कोई बल नहीं लगाएंगे। तो गति का ये पहला नियम है। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम से प्रतिपादित होता है? तो न्यूटन के पहले नियम से। तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में बने रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया कहते किसे हैं? तो किसी वस्तु के विराम अवस्था में बने रहेगी, यानी अगर रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी, अगर समान वेग से गतिशील रह रही है तो गतिशील रहने का प्रयास करेगी। इसी प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। दोनों केस के लिए विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में पड़ा रहना चाहेगा, कोई चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। इसी प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और इसी कारण से गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था गति के पहले नियम के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है। तो ये अनुभव सभी ने किया ही होगा। अगर आपने आज तक कभी बस में बैठे होंगे तो ये फील किया होगा कि जैसे आप जो है अचानक से बस का जो ड्राइवर है ब्रेक लगा देता है और आप आगे की दिशा में चले जाते हैं। कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार अपने आप को बचा भी लेते हैं। तो सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा या न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, तो जब चलती बस का चालक अचानक से ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम से इसको समझाया जा सकता है। राइट आंसर आपका 13 नंबर प्रश्न में बी है। और ये जो मतलब है आपका एनसीईआरटी में उदाहरण आपका इस प्रश्न का दिया गया है। एक और उदाहरण दिया गया है। उस केस में दो केस होते हैं बस के केस में। एक तो तब होता है जब अचानक से ब्रेक लगा देगा, आगे की तरफ चले जाएंगे। दूसरा केस क्या होता है? जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और अचानक से मोटर बस चल पड़ती है तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। यह भी पहले नियम का ही उदाहरण है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इस तरीके से भी आपको पहला नियम पूछा जा सकता है। इसके अलावा जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ में किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, माने एक गाड़ी जा रही है, अचानक से यहाँ पर मोड़ आ गया, तो जब ये मोड़ आया, जब यहाँ पर गाड़ी पहुँची, स्पीड ज़्यादा थी, तो हम जो है क्या करते हैं, एक और झुकने लगते हैं। और इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके डैश द्वारा मापा जाता है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स, यानी इनर्शिया कितना लग रहा है, जड़त्व कितना लग रहा है किसी वस्तु का, उसको किसके द्वारा मापा जाएगा? आयतन के द्वारा, भार के द्वारा या क्षेत्रफल के द्वारा? कमेंट कीजिएगा 14 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो राइट आंसर आपका मास या द्रव्यमान होगा। तो राइट आंसर आपका मास या द्रव्यमान होगा। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज है। सही उत्तर आपका द्रव्यमान है, मास है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो भारी वस्तु होगा, अगर द्रव्यमान ही है तो क्या होगा? अगर कोई भारी वस्तु होगा तो भारी वस्तु का जो जड़त्व इनर्शिया कम होगा, ज़्यादा होगा। तो जो जितना ज़्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो भारी वस्तु का जो जड़त्व होगा, इनर्शिया अधिक होगा। यानी कोई चीज़ अगर भारी है तो उसको उसके स्थान से, यानी उसके विराम अवस्था से
हटाने में उसमें बहुत ज़्यादा बल देना पड़ेगा, और कोई कम भारी वस्तु होगा तो उसका जड़त्व कम होगा। तो भारी वस्तु का जो जड़त्व इनर्शिया होता है वो अधिक होता है। जड़त्व या इनर्शिया का एक और बार डिफिनीशन देख लीजिए। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण होता है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, जब तक आप एक प्रॉपर उस पर फोर्स नहीं डालेंगे, बल नहीं डालेंगे, तब तक वो हिलेगा नहीं अपने स्थान से। यही इसका जड़त्व है, इनर्शिया है। और कोई गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में है तो वो चलते रहना चाहेगा जैसे भी चल रहा है, तो इसमें भी ये विरोध करेगा। तो ये भी जो है जड़त्व से समझ सकते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवेग मोमेंटम के बारे में कौन सा कथन सही है? कमेंट कीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आप सभी के सामने। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। संवेग एक अदिश राशि है। मोमेंटम इज ए स्केलर क्वांटिटी। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है। तो संवेग मोमेंटम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और संवेग इसीलिए सदिश राशि होता है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, पहला सही है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो अदिश राशि तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है P बराबर होता है mb। फार्मूला जो होता है P बराबर mb होता है। m का जो है फार्मूला रखिए kg, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपका संवेग का एसआई मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकेंड। ए और सी यहाँ पर दोनों सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। 15 में राइट आंसर आपका डी है। ए और सी दोनों सही है। संवेग एक जो है सदिश राशि है। फार्मूला होता है P बराबर mb। m मतलब मास, b मतलब वेलोसिटी। तो मास का फार्मूला होता है kg, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड या kg मीटर ms-1, जैसे भी आप लिखना चाहें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदान में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ में वेग को 0 तक कम कर देता है। यह क्रिया किसको दर्शाती है? ये नॉर्मली आपने देखा होगा कि IPL वगैरह इस समय चल रहा है, इस समय तो बंद हो गया है। एक क्रिकेट मैच में तेज गति से जब कोई गेंद आती है तो उसको पकड़ने के दौरान फील्डर क्या होता है? अपने हाथों को पीछे ले जाता है। कभी भी आपने भी अगर क्रिकेट खेला होगा तो कभी भी डायरेक्ट हाथ आगे करके कैच नहीं लेते हैं, कभी भी डायरेक्ट जो है गेंद के पीछे ले जाते हैं और हाथ को थोड़ा पीछे करते हैं। और इससे क्या होता है? चलती गेंद के साथ में आप वेग को 0 तक कम कर देता है, मतलब कम से कम लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जब हाथ पर बॉल आए लगे तो आपको चोट न लगे। और यह किसके वजह से होता है संभव? तो यह होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। तो राइट आंसर आपका है 16 नंबर प्रश्न में जो है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरे नियम पर यह उदाहरण है जो आपके NCERT में डिस्कस किया गया है। 16 में राइट आंसर आपका सी होगा। न्यूटन का दूसरा नियम कहता क्या है? तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में यानी मोमेंटम में परिवर्तन की जो दर होगी उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होगी। तो ये कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में मोमेंटम में परिवर्तन की जो दर होगी उस पर लगने वाले जो भी असंतुलित बल लग रहा है की दिशा में बल के समानुपातिक होगा। और इसका अन्य उदाहरण जो आपके NCERT में डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? ऊंची कूद वाले मैदान में जो हाई जंप एथलेटिक इवेंट होता है, जो आपने देखा होगा कि जो हाई जंप एथलेटिक इवेंट्स होते हैं उसमें जो कूदते हैं, जंप लगाते हैं, तो जंप लगाने के बाद खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। नॉर्मली कुशन लगाया जाता है, गद्दा लगाया जाता है। गद्दा या बालू लगाने से होता क्या है? खिलाड़ियों की छलांग लाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें डायरेक्ट चोट ना लगे। तो ये आपको याद रखना, ये भी आपका न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। और इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। तो इससे होता क्या? जब कोई जंप लगा के उतनी हाइट से नीचे गिरता है तो चोट नहीं लगती है। चलिए अगला प्रश्न आपका, कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ की सिल्ली को एक झटके में तोड़ने में न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? बहुत लोगों ने इस जो है उदाहरण को NCERT में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी नहीं मिला होगा, दोबारा से जाके पढ़ लीजिएगा। ये भी आपको
जो है डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में। तो कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ़ की सिल्ली को एक झटके में तोड़ना, या फिर आप देखते हैं जो कराटे खिलाड़ी होते हैं ईंटे पे ईंटा लगा देते हैं, 3-3 4-4 ईंटा एक बार में तोड़ देते हैं। आप भी सोचते हैं कि इतने आसानी से कैसे तोड़ दिया। तो इसमें जो नियम लगता है ये लगता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो राइट आंसर आपका 17 में बी है, न्यूटन के दूसरे नियम का यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से बल का मात्रक कौन है? यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? कमेंट कीजिएगा कि बल का मात्रक यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। केजी मीटर सेकंड स्क्वायर है, ms2 का मतलब है मीटर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन है, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ms-2। इसको आप जो है के पावर -2 समझिएगा। तो बात करें बल का मात्रक का, तो बल का मात्रक ए तो होता नहीं है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन तो आपने पढ़ाई है कि न्यूटन में एक्सप्रेस किया जाता है। इसके अलावा न्यूटन के अलावा फार्मूले में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका बी और सी दोनों सही है। तो इस वजह से एक से अधिक आपका 18वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न ये। तो 18 में न्यूटन भी सही है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी और सी यहाँ पर आपके दोनों फार्मूले आपके बल के मात्रक हैं, फोर्स के यूनिट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति के किस नियम के आधार पर बल को परिभाषित किया जा सकता है, फोर्स को परिभाषित किया जा सकता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो गति का नियम जो है न्यूटन का, जिससे बल को परिभाषित किया जा सकता है, वो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। राइट आंसर आपका 19 में सी है। 19 में राइट आंसर आपका सी है। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, जिसमें हम P = mv फार्मूला तो यूज़ होता ही है, इसमें हम बल की परिभाषा, बल का फार्मूला भी डिराइव करते हैं। और जो आपने यहाँ पर देखा है, आप जब क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत ये पूरा डिराइव करके दिखाया गया है। तो आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कैसे डिराइव हुआ, तो आप जो है एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा। बल को जो है फोर्स को पूरा डिफाइन किया गया, वहाँ पर डिराइव किया गया है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो राइट आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किस स्थिति में लागू होगा? ऑप्शन ए है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर छलांग लगा देगा तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तो बात करें, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरेगा उसे चोट लगेगी, तो यहाँ पर न्यूटन का दूसरा लॉ लगेगा, न्यूटन का दूसरा नियम लगेगा। एक बस में खड़े यात्री जब गिरते हैं तो ये आपको मालूम है न्यूटन का पहला नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। और जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर छलांग लगाता है, यहाँ छलांग लगाता है कर लीजिए, तो नाव पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि आगे की तरफ लगाएगा तो उसका पैर जो है नाव पर भी एक फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर थर्ड लॉ लग जाएगा। तो थर्ड लॉ का उदाहरण है जो आपके एनसीईआरटी में यह उदाहरण डिस्कस किया गया है। तो 20 में राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस केस में लागू होगा। अगला प्रश्न है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो न्यूटन के नियमों में से कौन सा नियम एक बंदूक के पीछे हटने या प्रतिक्षेपित होने की व्याख्या करता है? तो जब एक बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक जो है पीछे की तरफ आता है या प्रतिक्षेपित होता है, ये किस वजह से होता है? तो ये भी गति के, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। राइट आंसर आपका 21 में बी है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। इसका भी उदाहरण आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, तुरंत बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। और इन दोनों विरोधी बलों को, चूंकि विपरीत होते हैं एक दूसरे के, तो विरोधी बल हो जाएंगे। एक को क्रिया कहते हैं, क्रिया एक्शन कहते हैं, दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी प्रत्येक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। आप ऐसे भी इस नियम को समझते हैं। और सड़क पर चलकर आगे बढ़ना, याद रखिएगा, जब हम सड़क पर चलते हैं, हम खड़े हैं, मान लीजिए हम खड़े हैं, जब तक खड़े हैं तब तक खड़े हैं, न्यूटन का पहला लॉ लगा, हम चले, स्टार्ट किए, और जब चलने लगे न्यूटन, तो हम क्या करेंगे, जब हम चल रहे हैं तो जो घर्षण बल होता है,
घर्षण बल होता है सड़क में, वो हम पर एक बल लगाता है। हम जब पैर से चलते हैं तो पैर सड़क पर बल लगाता है, तो सड़क पे जो है घर्षण के वजह से हम पर भी एक बल लगाता है, इसके वजह से हम सड़क पर चल पाते हैं। तो सड़क पर चलकर आगे बढ़ते हैं जब हम, तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे नियम का। ये भी आपका एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये सवाल दिया गया है। चौथे नंबर का सवाल है, देख लीजिएगा। पुरानी बुक से हम क्वेश्चंस बनाते हैं जनरली, तो आप चौथे में दिया गया था, आप नई में देख लीजिएगा किस नंबर पर है। देखना चाहे तो ऑप्शन आपके सामने है कि अगर कोई बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है तो समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ देर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। आपने क्रिकेट में भी देखना होगा कि धीरे धीरे गेंद रुक जाती, कई बार बाउंड्री क्रॉस कर पाती, कई बार बाउंड्री क्रॉस नहीं भी कर पाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों होती है? तो 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, जिस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, और घर्षण बल के कारण ही जो है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत बल लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, और इसके वजह से गेंद धीमी हो जाती है। राइट आंसर आपका 22 में सी है। तो 22 में घर्षण बल की वजह से ऐसा होता है। घर्षण हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके वस्तु चलती है, जिसमें वस्तु चलती है या स्थानांतरित होने की कोशिश करती है। तो मान लीजिए कि बॉल थी, यहाँ पर स्पीड से जा रही थी, तो यहाँ पर पहुँचेगी तो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी तो बॉल की स्पीड और भी कम हो जाएगी। ऐसे पहुँचते पहुँचते बॉल की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इधर साइड से, जस्ट अपोजिट साइड से बॉल इधर जा रही है, तो जस्ट अपोजिट साइड से इस पर फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा। ये आपको समझना है। तो 22 में राइट आंसर सी है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग b है, संवेग क्या होगा? तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है। कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, मास m है, उसका जो वेग है वो b है। अब आपको उसका संवेग बताना है। तो संवेग या मोमेंटम जो होता है, संवेग या मोमेंटम होता है, ये प्रोडक्ट होता है, गुणज होता है किसका किसका? तो ये होता है मास का, द्रव्यमान का और वेग का। तो m गुणे b होता है, तो m गुणे b होगा, तो राइट आंसर आपका 23 में सी हो जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड इसका यूनिट भी होता है। राइट आंसर आपका 23 में सी है। चलिए अब ये सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सवाल आपका पूछा गया था, कई सारे अभ्यर्थियों ने सवाल हमसे टेलीग्राम में भी पूछा था, वहाँ हमने इस प्रश्न पे जो है उतना ध्यान दिया नहीं था, और कारण था कि जो है घटना चक्र की बुक में और अन्य पुस्तकों में इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कुछ और माना गया था, और हमने उतना ध्यान नहीं दिया था। आज हमने बाकायदा पूरा बीपीएससी की फाइनल आंसर की को खंगाला, चेक किया, सब कुछ देखा। क्योंकि आज हमें जब यूट्यूब पर पढ़ाना, तो यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और हम नहीं चाहते कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमसे कोई भी गलती हो। तो टेलीग्राम में हो जाता तो ठीक हो सकता है, दोबारा से हमने कैंडिडेट को बता दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने बीपीएससी फाइनल आंसर की से इस प्रश्न का चेक कर लिया है। इतिहास कहाँ से ये? तो ये टीआरई 2.0 में पीजीटी फिजिक्स का सवाल है। ये जो आप सामने देख रहे हैं पीजीटी फिजिक्स का सवाल है, टीआरई 2.0 में 15 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। प्रश्न है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? ऑप्शन ए है तीरंदाजी है, आर्चरी जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष रॉकेट है, स्पेस रॉकेट है, और वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर है। तो आपको बताना है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग जो है कौन करता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो तीरंदाजी, जो तीरंदाजी होती है, जैसे बंदूक चलाते तो वैसे तीरंदाजी का भी जो केस होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। अंतरिक्ष रॉकेट की बात करें तो अंतरिक्ष रॉकेट में न्यूटन के दूसरे नियम का भी प्रयोग होता है और तीसरे नियम का भी प्रयोग होता है। न्यूटन, अब चूंकि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं पूछा है, विशिष्ट रूप से नहीं पूछा है कि किस केस में पूछ रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना कि जब आपको अंतरिक्ष रॉकेट दिया तो आप तीसरा नियम भी मानेंगे। तो तीरंदाजी में भी है, अंतरिक्ष रॉकेट में भी है, वेंचुरी मीटर में नहीं होता है तीसरे नियम का प्रयोग। राइट आंसर आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी के फाइनल आंसर की में ये राइट आंसर माना गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो बुक है घटना चक्र या और जो बुक है वहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ए दिया गया तीरंदाजी, जो कि गलत है।
ए और बी दोनों सही है, इस वजह से राइट आंसर आपका डी है। बीपीएससी फाइनल आंसर की से हमने ये प्रश्न चेक कर लिया। तो अगर आपसे ये सवाल पूछता है टीआरई 4 में, तो आपको क्या मानना है, तीरंदाजी भी मानना, अंतरिक्ष रॉकेट भी मानना, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आंसर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आर्चरी, स्पेस रॉकेट, ये दोनों यहाँ पर आपके सही है। राइट आंसर आपका एक से अधिक है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, बेंचुरी मीटर के लिए याद रख लीजिएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है बेंचुरी मीटर। बाकी आर्चरी और स्पेस रॉकेट ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर अब आपको फाइनली क्लियर हो जाना चाहिए। और कुछ अभ्यर्थी रहते हैं जो आंसर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। होता क्या है कि आप जो है बुक्स में देखते हैं, बुक में अब ऑफिशियल आंसर की से तो दिया गया, लेकिन वहाँ प्रोविजनल आंसर की से दिया रहता है। आप फाइनल आंसर की देखते नहीं हैं। हम आपको फाइनल आंसर की से बताते, तब आप कहते हैं कि सर आंसर ये नहीं वो दिया है। तो आप, अगर ऐसा रहता है केस, तो आप फाइनल आंसर की से देखा करें। बुक में कई बार बुक में मिस्टेक्स होती हैं, बुक वाले ध्यान नहीं देते हैं, दोबारा से फाइनल आंसर की से अपडेट नहीं करते हैं। दिक्कत ये है, वो जब बुक बनी तब प्रोविजनल आंसर की आया था, फाइनल नहीं आया था, तो उन्होंने प्रोविजनल से ही आंसर छाप दिया। यही हुआ है, ठीक है। तो फाइनल आंसर की में राइट आंसर इस प्रश्न का डी है, आपको भी डी मानना है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आज आपको अच्छे लगे होंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह भूगोल MCQs की क्लास में।